हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो है कुछ दिनों पहले फोर्थ लेसन की स्टार्टिंग की थी। फोर्थ लेसन जो कि एनसीईआरटी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं और कुछ नए बच्चे हों अगर उन्हें नहीं पता तो ये बायोलॉजी की क्लास है। और बायोलॉजी के अंदर हमने एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है क्या, जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है? जनन स्वास्थ्य। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे क्या? जनन स्वास्थ्य। और इंग्लिश मीडियम वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य लेसन नंबर 4 है हमारा, जिसे हमने स्टार्ट किया था। और इसमें हमने लगभग 2 क्लासें हमने ले ली थी और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर किए थे। मैं वापस उन टॉपिक को रिवाइज भी करवाना चाहूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गई हमारी क्लास हो नहीं पाई है। हालांकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी और मैं कोशिश भी करती हूँ कि क्लास जल्दी से जल्दी हो आपकी और जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाए और बच्चों के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके अंदर इनका बहुत सारी हेल्प हो जाए। हेल्प होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हम क्लासों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं उनको देखते हुए भी लगता है कि हाँ बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ, पर कोई ना कोई वजह से अभी ऑफलाइन क्लासें भी स्टार्ट हो गई है तो उनकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी मेरा ध्यान बिल्कुल ऑनलाइन क्लास पे रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी उन बच्चों की भी क्लास लेनी है, ठीक है ना। वैसे ऑफलाइन में भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो वो हम मतलब आपसे पीछे ही है बच्चे, क्लास उनके भी इतना चैप्टर हुआ नहीं है जितना कि आपका हो गया है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है कि उन दूसरे जो बच्चे क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं उनके तो बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया होगा। इतना कोर्स नहीं हुआ है, आप आगे चल रहे हो वैसे उनसे भी, ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स हो जाए। तो लेसन नंबर 4 हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए थे। कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए थे वो एक बार वापस रिवाइज करेंगे, है ना, ताकि हमें एक बार फिर से याद आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि अभी आप बहुत सारे बच्चे जो हैं भूल गए होंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। थ्योरेटिकल लेसन है ये थोड़ा, ठीक है ना। तो आसान लेसन है, कोई इतना हार्ड लेसन है नहीं, बिल्कुल थ्योरी है। तो थ्योरी के अंदर आप आराम से बस समझने का है और समझी हुई चीज़ों को लिखना है, इतना भी रटने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, मतलब हम ये देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है ये, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले मैं बात कर चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार वापस देखेंगे। जैसे जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो यही है, जनन स्वास्थ्य के बारे में ही है। यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या है। और इसके अंदर अच्छा, जनन स्वास्थ्य की मैंने परिभाषा पिछली बार भी बताई थी कि जैसे कि जो शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से है, अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति जननात्मक रूप से है, व्यवहारात्मक रूप से, भावनात्मक, जो भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द आते हो वो उनको जोड़ दो और उसके पीछे लिख बदलो स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो इसी को अपन कहते हैं जनन स्वास्थ्य। यानी सभी तरह से अच्छा होना, सभी तरह से रोग मुक्त, मानसिक दृष्टि से भी देख लो, किसी भी दृष्टि से देख लो, स्वास्थ्य होना, स्वस्थ होना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, दिमाग में, कुछ भी नहीं, ठीक है। अपने व्यवहार में कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई रोग ना हो, उसी को अपन कहते हैं जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, वो थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे, ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे। बच्चे सोचेंगे कि इतना सारा वापस आप रिवाइज करवा रहे हो तो टाइम कितना लग जाएगा, है ना। चलो, तो जनन स्वास्थ्य के अंदर हमने ये देखा था कि हमारी सरकार ने 1951 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था परिवार नियोजन। क्या नाम था? परिवार नियोजन। और इस परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। इसमें चलो पहले मैं बता देती हूँ, पूरा बता देती हूँ। इस परिवार नियोजन का आगे जाकर नाम कर दिया RCH, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ठीक है। इसका पूरा नाम भी मैंने कहा था कि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो RCH करके इसका नाम रख दिया। और इस प्रोग्राम के अंदर जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी थी। जानकारी पहले तो यही थी कि जो जननात्मक या जनन अंग जो होते हैं उनके बारे में जानकारी रखना, उनकी केयर कैसी करनी चाहिए, देखभाल कैसी करनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में ये सब कुछ चीज़ें बताई गई थी, कुछ उद्देश्य थे इस प्रोग्राम के, लोगों तक पहुंचाया गया था कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उसे RCH नाम दिया गया था। तो जनन अंगों के बारे में जानकारी, उनको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि जैसे किशोर है
तो किशोरावस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। किशोरावस्था लगभग लड़के और लड़कियों में दोनों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में आती है। तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी। तो उस समय फीमेल एंड मेल दोनों ही जो है थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें मेल की, लड़के की, तो लड़के के अंदर दाढ़ी मूंछ उगाना, आवाज़ भारी होना, है ना, जनन अंगों का विकसित होना, शरीर पर बाल आना और लंबाई बढ़ना, कंधे चौड़े होना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और लड़कियों के अंदर भी आते हैं, जैसे हिप्स की चौड़ाई, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, आवाज़ का पतली होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे खास चीज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र का शुरुआत होना। तो ये सब चीज़ें जो है देख कर किशोर जो है वो डर जाते हैं थोड़े। तो इनके बारे में पहले से ही अगर इनको जानकारी हो कि ये आपके शरीर में क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इनसे कोई नुकसान नहीं है, तो अगर उनको ये पहले से ही जानकारी होगी तो वो डरेंगे नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो किशोरावस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा हमने ये पढ़ा था सगर्भता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, तो उसकी केयर कैसे की जा सकती है, उस बच्चे की केयर कैसे की जा सकती है, उस माता की केयर कैसे की जा सकती है। प्रसव के बाद यानी कि जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उस बच्चे की और माँ की देखभाल कैसे की जा सकती है। अभी मैंने जैसे बताया आर्तव चक्र, तो आर्तव चक्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। और एमटीपी वगैरह अभी हम पढ़ा नहीं है, हमने टॉपिक पढ़ेंगे आगे। और आईयूडीज़ वगैरह, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ हैं, इन सभी के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे करके तो हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। वंध्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। ऐसे करके बहुत सारे मैंने उद्देश्य यहाँ पर लिखे भी थे बोर्ड के ऊपर। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास, अभी नहीं इसके बाद में जाकर वो क्लास देखनी जरूर है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, पहला तो हमारा यही हो गया, जनन स्वास्थ्य हो गया था टॉपिक। दूसरा हमारा जो टॉपिक था इसके अंदर, दूसरा जो टॉपिक था वो था जनसंख्या। अब जनसंख्या का एक बड़ा सा नाम दे रखा है, आपके एक टॉपिक दे रखा है कि जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, ये टॉपिक दे रखा है। तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या का मतलब आपको पता है, जनसंख्या तो भाई अपने जो जितने भी मनुष्य हैं उनको गिनकर बना लो जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है एक हद के, या यूँ कह सकते हैं एक समय से अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि वर्ल्ड के अंदर, पूरी विश्व के अंदर, और एक हमने बात की थी भारत के अंदर, किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारत में 1947 से हमने काउंट किया था कि 1947 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, है ना। अभी सब वो बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बट मैंने वो चीज़ें बताई थी कि जनसंख्या जो है धीरे धीरे किस प्रकार से वृद्धि हुई है जनसंख्या के अंदर, है ना। 2 अरब, 2.6 अरब, ऐसे इस तरह से कैसे कैसे अरबों में वो जनसंख्या बढ़ती गई। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या था? जनसंख्या बढ़ने का कारण पहला तो ये कि ओवरऑल सभी की मृत्यु दर में कमी आ गई। मृत्यु दर में कमी क्यों आई? क्योंकि फैसिलिटीज़ ही इतनी बढ़ गई है। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा अमृत पी रहे हैं जिससे कि अमर हो गए, अमर होने की बात नहीं है, लेकिन इनकी जनसंख्या कम होने का मतलब ये है कि मृत्यु दर कम हो गई है। मृत्यु दर कम होने का मतलब क्या है कि जैसे पिछले, अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता था, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई और किसी भी वजह से अगर मान लो वो व्यक्ति मर रहा होता था, तो इतने हॉस्पिटल वगैरह या इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास में, तो वो शायद उनकी मृत्यु हो भी जाए, उनको मरने से नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए तो हर जगह पर हॉस्पिटल हो गए, हर जगह पर सुविधाएं हो गई, गाड़ियों की सुविधाएं हो गई, फटाफट से हॉस्पिटल लेके चलो, इसको बचाओ, तो मृत्यु दर में कमी आ गई है। तो मृत्यु दर में कमी आ गई तो इस तरह से जन्म दर तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जन्म तो हो रहा है लेकिन व्यक्ति उतने मर नहीं रहे, तो पैदा हो रहे हैं मर नहीं रहे, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। दूसरा हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जैसे मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई। मातृ मृत्यु दर यानी माताएं जो बच्चे को पैदा करती है उनकी मृत्यु दर में भी कमी आ गई, तो वो मरेगी नहीं, है ना, भगवान ही करे ऐसा हो, बट अगर उनकी मृत्यु दर में कमी आई है तो वो बच्चे पैदा करेगी, और बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा, बच्चों के ऊपर ही हमने देखा था कि जो शिशु मृत्यु दर है वो भी कम हो गई है। पहले ऐसा होता था ना, बहुत बार फिल्मों में इनमें दिखाया जाता था, अभी भी दिखाया जाता है खैर, कि बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ, कोई प्रॉब्लम की वजह से, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गई, है ना, खान पान में। तो आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई है और इतनी फीमेल्स जो हैं पढ़ी लिखी है, तो अपना ख्याल रख सकती है किस प्रकार से उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी केयर कैसे करनी चाहिए। और केयर के बारे में तो इसमें RCH में बताया था कि कैसे केयर करो ताकि बच्चा और जच्चा दोनों ही क्या हो, स्वस्थ हो, है ना। तो स्वास्थ्य के बारे में सभी को नॉलेज है। तो
बच्चा जो पैदा होगा वो वैसे स्वस्थ बच्चा ही पैदा होगा, है ना, कोई बीमारी नहीं होगी। और बाई चांस अगर कोई बीमारी हो भी गई तो खूब सारे हॉस्पिटल पड़े हैं, खूब सारे डॉक्टर हैं अपने पास में, है ना, तो वो उनका इलाज करेंगे और बच्चे को स्वस्थ कर देंगे। तो जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, जनसंख्या ये जो बढ़ती जा रही है, इसके नियंत्रण के लिए भी हमने कुछ विधियाँ के बारे में जानकारी ली थी, हालांकि वो विधियाँ कंप्लीट नहीं हुई है। जनन स्वास्थ्य पढ़ लिया था, जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो विधि आती है हमारे पास में, या नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो क्या है, तीसरा टॉपिक है हमारे पास में अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। अंतः गर्भाशय युक्तियाँ अच्छा, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ यानी कि इसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, सॉरी, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ नहीं, ये तो इसी का टॉपिक है, ये तो सॉरी, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ तो जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ने वाले हैं उसी का टॉपिक है ये तो, है ना। सॉरी, तीसरा है जो हमारा है वो है गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय, देखो जो अभी मैंने बताया ना कि अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, वो इसी का टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। इसी में तो मैंने वो डायरेक्ट वो बता दिया था, हमें पढ़ना है गर्भ निरोधक उपाय। मैंने कहा था कि जनसंख्या की लगातार वृद्धि होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ विधियाँ दी गई है, कुछ विधियाँ दी गई हैं। उन विधियों को या उन उपाय को हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर भी हमने बहुत सारी चर्चा की थी कि कैसे कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें से हमने एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को पढ़ भी लिया था, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है कि कोई मान लो फीमेल या मेल जिसकी शादी हो गई हो, ठीक है, और वो अभी बच्चा पैदा करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अभी उनके बच्चा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। फीमेल मान लो कि अभी नहीं चाहती, वो पढ़ाई करना चाहती है, मेल भी ऐसा नहीं चाहता, या फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दिक्कत हो कि नहीं, अगर प्रेगनेंसी हुई तो शायद बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माता की जान को खतरा हो सकता है, या और भी कोई रीज़न जिसकी वजह से अभी दंपति अपना बच्चा पैदा नहीं करना चाहते, तो उसके लिए कुछ विधियाँ आती है जिसे अपन कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है, जिसके अंदर सेक्सुअल कंडीशन तो बनेगी उनके बीच में, यानी कि संभोग की क्रिया होगी, लैंगिक जो भी क्रियाएं हैं वो तो होगा, एक फीमेल एंड मेल आपस में संपर्क में तो आएंगे, है ना, संभोग की क्रिया तो करेंगे, बट फिर भी वो बच्चे पैदा करने से खुद को रोक सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी विधियों को हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय। क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक उपाय। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, अगर मान लो कि किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उपयोग में लिया है, यानी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, कंडोम, जो अभी मैंने बताया था ना, अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ, आईयूडी, वो तो खैर अलग है, बट उसके अलावा भी एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कंडोम है, कंडोम वंडोम का यूज़ किया उन्होंने, जैसे मेल के कंडोम भी आते हैं, फीमेल के कंडोम भी आते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। तो जैसे कंडोम का उपयोग किया, लेकिन फिर भी मान लो कि बच्चा या कोई भी फीमेल जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो अब इससे बचने के लिए देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई पर अब उसे बच्चा नहीं चाहिए, या और भी कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो गर्भ उसने धारण तो कर दिया है लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए। तो बच्चा नहीं चाहिए ऐसी कंडीशन में वो क्या करवाएगी, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा जो है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और वो बच्चा आगे जाकर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, उसमें कोई समस्या है, तो भी ऐसा हो सकता है। फीमेल की जान को खतरा हो तो भी ऐसा हो सकता है, कोई रोग वोग हो जाए उनको, है ना, या मान लो रेप केस के अंदर, है ना, किसी का रेप हो जाए और वो बच्चा नहीं, मान लो वो प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चा अगर मान लो वो नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि फीमेल जो है वो क्या करवाएगी, अपना अबॉर्शन करवा देगी। ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है जिसका नाम है चिकित्सीय सगर्भता समापन, चिकित्सीय सगर्भता समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या किया जाएगा, अबॉर्शन जिसे अपन कहते हैं, जिसमें बच्चे को
मतलब आगे डेवलप नहीं होने दिया जाएगा और उसे गर्भाशय के अंदर ही नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मान लो कि कोई मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल है, उनकी शादी को बहुत साल हो गए और वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं बट उनके बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है जिसमें कि बच्चा पैदा कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ विधियाँ होती है, आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो बच्चा चाहिए और बच्चा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ उनको विधियाँ बताएंगे, कुछ ऐसी विधियों का उपयोग किया जाएगा जिससे कि वो भी पेरेंट्स बन सके। ऐसी विधियों को क्या कहेंगे? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। तो ऐसी प्रौद्योगिकियां या ऐसी विधियां जिसके द्वारा अगर कोई फीमेल एंड मेल मम्मी पापा तो बनना चाहता है पर बन नहीं पा रहा है, बच्चा हो नहीं रह पा रहा है, तो ऐसी उनको मम्मी पापा बनाने के लिए ही ये विधियां हैं जिसमें कि क्या किया जाएगा, किसी भी तरह से, जैसे मैं क्या एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे आपने एक नाम सुना होगा फेलोपियन नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, है ना, जहाँ पर ओवम को और शुक्राणु को लिया जाता है, अंडाणु और शुक्राणु को लिया जाता है और मिलाया जाता है और फिर उस जाइगोट को मम्मी के शरीर में यानी मम्मी के गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पर वो बच्चा डेवलप होता है। तो ऐसी कुछ विधियाँ आपने सुनी होगी, है ना, तो उन विधियों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब कितने हो गए अपने पास? पाँच हो गए। लास्ट जो है हमारा टॉपिक वो क्या था कि कुछ भी करो, बच्चे पैदा हो ठीक है, नहीं हो ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी अगर नर और मादा, ऐसा तो कोई साधु संत तो है नहीं कि भाई कि अगर मान लो उनकी शादी हो जाए या, है ना, कुछ होते हैं बट फिर भी वो लैंगिक संपर्क कुछ लोग जो है शादी के बाद बनाते ही है नॉर्मली। ठीक है, तो शादी के बाद या शादी से पहले कोई भी किसी भी तरह से अगर मान लो कि कोई फीमेल एंड मेल आपस में संपर्क में आ रहा है, लैंगिक संपर्क बन रहा है, उनके अंदर संभोग की क्रिया हो रही है, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि इन सब की वजह से भी यानी यौन संपर्क की वजह से भी कुछ रोग फैल जाते हैं। ठीक है, तो रोगों से बचने के उपाय क्या हैं, उनके लक्षण कैसे दिखते हैं, है ना, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उन सब के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। छठी जो प्रक्रिया है हमारी वो क्या है? यौन संचारित रोग। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? यौन संचारित रोग, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमने एक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था उल्बवेदन विधि या एमिनोसेंटेसिस विधि। ठीक है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी कि भाई कि कैसे वो एमनियोन द्रव को बाहर निकाला जाता है, उसमें गुणसूत्रों को चेकअप किया जाता है, बट वो विधि बंद कर दी गई है क्योंकि उसकी वजह से एक फीमेल बेबी का या मेल बेबी कौन सा बेबी है अंदर गर्भाशय के अंदर उसका पता लगाया जा सकता है, और इसकी वजह से जो बच्चियां होती है, छोटी सी गर्भाशय के अंदर पल रही बच्चियां जो होती है वो इसका शिकार बन जाती है। यानी कुछ ऐसे पुराने टाइप के जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्ची हो, तो वो उसको मार भी सकते हैं, गर्भाशय के अंदर ही मार सकते हैं। तो इस वजह से उस उल्बवेदन विधि का उपयोग अब नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जनन स्वास्थ्य हमने पढ़ लिया था, जनसंख्या को पढ़ लिया था, गर्भ निरोधक उपाय पढ़ रहे थे, और गर्भ निरोधक उपाय जो है वो हमने देखे थे कितने टाइप के? गर्भ निरोधक उपाय हम पढ़ रहे थे, और गर्भ निरोधक उपाय के अंदर हमने कुछ विधियां देखी थी। कौन कौन सी विधियां होती है? सबसे पहली जो विधि होती है, सबसे पहला विधि क्या कहेंगे हम इसे? गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। मैंने अभी भी बताया, गर्भ निरोधक उपाय यानी कि ऐसे मेल एंड फीमेल, नर और मादा, हस्बैंड वाइफ, जो भी बोलना चाहो, लड़का लड़की जो भी बोलना चाहो, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करते हैं, यानी कि संभोग की क्रिया तो करते हैं, बट वो नहीं चाहते हैं कि अभी वो माता पिता बने। उसके लिए कुछ विधियाँ आएगी, ठीक है, वो विधियाँ उपयोग में लेकर वो लड़का और लड़की या फीमेल मेल जो भी है वो मम्मी पापा बनने से बच सकते हैं, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। ठीक है, ऐसी विधियों को कहा जाता है गर्भ निरोधक उपाय। तो उसमें सबसे पहली जो विधि थी हमारी वो कौन सी थी? प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ।
अब प्राकृतिक विधियाँ क्या होती है, चलो मैं पहले सबसे पहले नाम ही लिख लेती हूँ, सारे के सारे नाम लिख लेती हूँ। प्राकृतिक विधियाँ, दूसरा हमने बात की थी रोध। अच्छा, प्राकृतिक विधियाँ का मतलब केमिकल मेथड, रोध का मतलब बैरियर, बैरियर तो मैं लिख ही लेती हूँ इसके अंदर, बैरियर, ठीक है। तीसरी जो हमारी विधि थी वो थी रासायनिक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ, ठीक है, केमिकल मेथड। और चौथी जो हमारी विधि थी वो क्या थी, सर्जिकल मेथड, यानी कि शल्य क्रिया, सर्जिकल मेथड। ये चार विधियों की हमने बात की थी गर्भ निरोधक उपाय के अंदर। और गर्भ निरोधक उपाय के अंदर ये चार विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक विधियों की, ये बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक विधियों की। प्राकृतिक विधियाँ वो विधियाँ हैं जिसके अंदर व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही अपने शरीर के अंदर किसी भी बाहरी पदार्थ को नहीं डालेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक है, केमिकल अलग है, प्राकृतिक अलग है, मतलब ना तो कोई केमिकल डालना है, रोध अवरोध पैदा करने वाली कोई भी चीज़ नहीं डालनी है, ये अलग ही विधियाँ हैं। इन विधियों के अंदर क्या होगा कि कोई भी फीमेल या मेल अपने शरीर की सूझबूझ से, अपने शरीर की क्रिया विधि से ही ऐसी कुछ क्रियाएं करेगा जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट होने से बच सके, यानी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने से बच सके। अब इसमें मेल भी कुछ कर सकता है, फीमेल भी कुछ कर सकती है, नर भी कुछ कर सकता है, मादा भी कुछ कर सकती है। कैसे? इसकी हमने 3 विधियां देखी थी, प्राकृतिक विधियों के अंदर भी हमने 3 विधियां देखी थी। प्राकृतिक विधियों की भी 3 विधियां देखी थी। पहली विधि कौन सी थी बताओ? बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन। अब बाह्य स्खलन के अंदर क्या था, मैंने क्या कहा, देखो ये प्राकृतिक है, यानी बाहर से कोई चीज़ यूज में नहीं लेनी है। तो बाह्य स्खलन के अंदर क्या होगा कि जब एक मेल और फीमेल के अंदर इंटरकोर्स की क्रिया होगी, जब वो सेक्सुअल आपस में संपर्क में आएंगे, लैंगिक संपर्क बनाएंगे, तो लास्ट में यानी कि जब वीर्य को बाहर निकालना होगा तब मेल नर क्या करेगा, अपने पेनिस को बाहर निकाल देगा और वीर्य को योनि के बाहर डाल देगा, यानी योनि के अंदर नहीं डालेगा। और जब योनि के अंदर वीर्य नहीं जाएगा तो शुक्राणु नहीं जाएंगे, शुक्राणु नहीं जाएंगे तो शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंचेंगे, अंडाणु के पास नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। आ रही बात समझ में? तो बाह्य स्खलन का मतलब बाहर, बाहर स्खलन, किसका स्खलन? वीर्य का स्खलन। बाह्य स्खलन विधि पड़ी थी। दूसरी विधि हमारी क्या थी? दूसरी विधि थी हमारी आवधिक, आवधिक संयम, आवधिक संयम। और आवधिक संयम अवधि, अवधि और संयम का मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि धैर्य रखना, शायद यही होता है, ठीक है। आवधिक संयम में हमने क्या पढ़ा था कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है, जैसे फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि पहले 5 दिन तो क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यानी आर्तव चक्र, ब्लीडिंग होती है। उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी कि संभोग की क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 14वें दिन, 14वें दिन क्या होता है कि अंडाणु जो है वो बनता है, अंडाणु बनता नहीं है एक्चुअली, अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग जिसे अपन कहते हैं। अब मेरे पास जगह है नहीं और मैंने आपको 3rd चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो मैं आशा करती हूँ आपको कि जैसे जैसे मैं बोलूँगी आपको समझ में आएगा। वापस वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे बनाएंगे नहीं। तो 14वें दिन क्या होता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो अंडोत्सर्ग के अंदर अंडाणु बाहर निकलेगा। अगर उसी दिन स्पर्म आया तो अंडाणु और स्पर्म मिल जाएंगे और फिर उन दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फिर तो शुक्राणु और अंडाणु मिलने से युग्मनज बनेगा, फिर युग्मनज से आपको पता आ गया ऐसे आगे बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से लगाकर 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, यानी संभोग की क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उससे बचा जा सकता है अगर एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचना है तो, ठीक है। एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचना है तो इससे बचा जा सकता है कैसे, कब से कब तक? 10 से 17वें दिन तक क्या नहीं करना चाहिए? इंटरकोर्स की क्रिया नहीं करनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट की जो हमने विधि पढ़ी थी, ये 1 मिनट में देख लो, ये आपको दिख रहा है ना, चेक करने दो एक बार। हाँ दिख रहा है, चलो। तीसरी जो हमने विधि पढ़ी थी वो थी
लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव, ठीक है, दिख जाएगा स्तनपान अनार्तव। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी उसे 4 से 6 महीने तक लगभग बच्चे को मम्मी अपना ही दूध पिलाती है, यानी बाहर से पानी तक उसके मुंह में नहीं डालती है, सिर्फ दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें खूब सारी एंटीबॉडी होती है, आपको पता है IgA एंटीबॉडी होती है, IgA नहीं सॉरी एंटीबॉडीज़ खूब सारी होती है, IgA तो उसको प्लेसेंटा को पार कर सकती है ना, IgG एंटीबॉडी होती है, तो वो क्या करती है कि दूध के द्वारा खूब सारी उसको एंटीबॉडी दी जाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ खूब सारी दी जाएगी बच्चे को, ठीक है। अभी एंटीबॉडी छोड़ दो, कोई एंटीबॉडी नहीं, कुल मिला के ये ध्यान रखो कि एंटीबॉडी खूब सारी बच्चे को दी जाती है और अच्छा भी होता है, उसमें खूब सारा पोषण भी होता है, तो बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है। तो बच्चे को बहुत सारा दूध पिलाया जाता है, बहुत सारे का मतलब 4 से 6 महीने तक, बहुत दिनों तक दूध पिलाया जाता है। तो उस समय में मम्मी के अंदर एक हार्मोन जिसकी नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की खूब सारी मात्रा होती है। तो प्रोलैक्टिन उच्च मात्रा में होता है, लिख लो इधर, प्रोलैक्टिन उच्च मात्रा में होता है, प्रोलैक्टिन खूब मात्रा में होता है। तो जब प्रोलैक्टिन मात्रा में अच्छी मात्रा में होता है तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये LH और FSH के स्रवण को कम कर देता है। एक तो LH और FSH दोनों की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो जब LH एंड FSH की मात्रा कम रहेगी तो ओव्यूलेशन वगैरह तो होगी नहीं, क्योंकि LH एंड FSH क्या करते हैं, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाते हैं, और वो ग्रोथ नहीं करेगी तो ओव्यूलेशन होगी नहीं, अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी नहीं। तो अगर मान लो कि 4 से 6 महीने व्यक्ति संभोग की क्रिया करता है तो प्रेग्नेंट होने का खतरा उससे बचा जा सकता है, क्योंकि ना तो उस समय ऋतुस्राव होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, ऋतुस्राव भी नहीं होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, और ओव्यूलेशन की क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है अगला जो अपना टॉपिक है, रोध या बैरियर। इतना सब कुछ इसलिए रिवाइज करवाया है बच्चों ताकि आपको पहले का रिवाइज हो सके। अब तो मैं जल्दी से क्लासें ले लूँगी तो वापस इतना सारा रिवाइज नहीं करवाऊँगी, ठीक है ना, बट 2 क्लासों का मैंने इसीलिए रिवाइज करवाया ताकि आपको फटाफट से ये चीज़ें याद हो सके, आगे हम तक ही आराम से पढ़ सकें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो, बाकी ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो तो हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा, रोध या बैरियर, ठीक है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया, कंप्लीट है, मिटा दो। अच्छा, अभी जो मैंने एंटीबॉडी बताई ना, मैंने बोला था कि दूध के अंदर IgA ही पाई जाती है ना, IgG जो सबसे छोटी होती है ना, तो वो प्लेसेंटा को पार कर सकती है ना। मैं भूल गई थी एक्चुअली में, पढ़ा कुछ और रही थी तो दिमाग में आया नहीं, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। चलो अब हम पढ़ते हैं रोध, बैरियर। जो हमारी विधि चल रही है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हमारे चल रहे हैं उसके अंदर पहले प्राकृतिक विधियाँ हो गई हैं, अब हमें पढ़ना है रोध या इसी को हम कहते हैं बैरियर। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, बैरियर, ठीक है। रोध या बैरियर क्या होता है, देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि अब कोई बच्चा ये कहेगा कि ये क्या बना रहे हो आप, अगर जिसने तीसरा चैप्टर पढ़ रखा है तो। ये मैंने गर्भाशय बना दिया, ये सर्विक्स बना दी, ये बना दी वेजाइना, ये सभी को पता है, ठीक है। अच्छा,
रोध का मतलब क्या होता है? देखो प्राकृतिक विधियों के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, प्राकृतिक विधियां जब पढ़ी थी हमने, तो प्राकृतिक विधियों के अंदर शरीर की सूझबूझ से ही कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही थी जिसकी वजह से कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है ना। जैसे बाह्य स्खलन में बाहर ही छोड़ दिया जाता है वीर्य को, ठीक है। आवधिक संयम में उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत जब अंडाणु का खतरा हो, मतलब अंडाणु आने का खतरा हो। लैक्टेशनल एमेनोरिया के अंदर यानी कि 4 से 6 महीने तक सेफ है, हालांकि इतना सेफ भी नहीं कह सकते, बट फिर भी कोई बाहर से चीज़ यूज़ नहीं की थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि मेल जो होता है, जब एक फीमेल एंड मेल आपस में संपर्क में आते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, तो ये होती है वेजाइना, और मेल अपना जो पेनिस होता है वो किसके अंदर डाल देता है? वेजाइना के अंदर डाल देता है, और वेजाइना के अंदर डाल देता है। और यहाँ पर जब इंटरकोर्स की क्रिया होती है तो यहाँ से जो इसका फ्लूइड आता है, जिसे अपन वीर्य कहते हैं या सीमन कहते हैं, वो सीमन यहाँ डालता है, जिसमें खूब सारे शुक्राणु होते हैं, और खूब सारे शुक्राणु होते हैं। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर अंडाणु बेचारा वेट कर रहा होता है, यहाँ से ओव्यूलेशन होता है, यहाँ से अंडाणु जाता है, फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होता है, और यहाँ से स्पर्म जाएगा। अब स्पर्म जाएगा तो कहाँ जाएगा? कौन वेट कर रहा है इसका? अंडाणु वेट कर रहा है। अब ये दोनों मिल जाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है और बच्चा बन जाता है। इतना आसानी से भी नहीं बनेगा, 9 महीने लगेंगे, बट फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद में, अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? रोध टॉपिक पढ़ रहे हैं। रोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। किसके बीच में अवरोध उत्पन्न करोगे भैया? यहाँ से जो शुक्राणु जा रहे हैं, वहाँ पर जो अंडाणु बैठा है, उन दोनों को मिलने से रोकना है। यानी कि अब मैंने क्या कहा, एक फीमेल और मेल आपस में संपर्क में तो आएंगे, यानी इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया होगी, संभोग की क्रिया होगी, नॉर्मल भाषा में सेक्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया तो होगी, बट वो नहीं चाहते हैं कि, मतलब ये दोनों ये क्रिया तो करना चाहते हैं, फीमेल एंड मेल आपस में संपर्क में तो आना चाहते हैं, बट वो नहीं चाहते कि इसके बावजूद भी क्या हो, शुक्राणु और अंडाणु मिले, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो, महिला प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो, ये नहीं चाहते। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, इस अंडाणु को और इस शुक्राणु को मिलने से रोकने के लिए इसके बीच में कुछ ऐसी संरचनाएं लगा दी जाती है, जिन संरचनाओं की वजह से शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्या नहीं हो पाएगा? शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो बैरियर है, ये रोध जो है, इसका उपयोग महिलाएं भी कर सकती है, इसका उपयोग पुरुष भी कर सकते हैं, यानी कि ये नर भी उपयोग में ले सकते हैं और मादा भी उपयोग में ले सकती है। तो नर भी इसका उपयोग करते हैं और मादाएं भी इसका उपयोग करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर करेगा या सिर्फ मादा करेगी, नर भी इसका यूज़ करेगा, मादा भी, फीमेल भी और मेल भी, ठीक है। तो नर भी इसका यूज़ कर सकता है। जैसे कि नर की बात करूँ मैं, एक मेल की बात करते हैं, तो मेल का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें रोध का, वो क्या है? कंडोम। कंडोम, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को शायद कंडोम के बारे में नहीं पता, सभी को लगभग पता हो गई, लेकिन फिर भी मैं वापस बता देती हूँ कंडोम क्या होता है। कंडोम जो है रबर या लेटेक्स, रबर या लेटेक्स का बना होता है, शीट होती है, लेटेक्स की, रबर की शीट होती है। कैसा दिखता है ये? अगर आप देखो इसे तो ये ऐसे रबड़ का या ऐसे ऐसे बिल्कुल पतला सा ट्रांसपेरेंट इस प्रकार से आपको दिखेगा, जिसमें एक तरफ से मुंह बंद होगा और एक तरफ से खुला होगा। तो जो व्यक्ति होगा, मेल जो होगा, नर जो होगा, वो क्या करेगा, इस तरह से पेनिस के अंदर इसको पहन लेता है, यूं पहन लेता है ऐसे, ठीक है। पेनिस के ऊपर इसको पहन लेता है, टोपी जैसा इसको ऊपर पहन लेता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पहन लेता है इसको, ठीक है। तो ये रबर या लेटेक्स का बना होता है। दूसरी चीज, ये जो है इसको जब ऐसे पहन लेता है, चलो मैं यहाँ पे बता ही देती हूँ। जैसे मान लो कि दोनों के बीच में, नर और मादा के बीच में संभोग की क्रिया चल रही है, और नर ने क्या किया, यहाँ से इसको पहन लिया, ऊपर से ऐसे पहन लिया, किसको? कंडोम को पहन लिया। तो कंडोम को पहनने के बाद में नर ने जैसे ही इजेकुलेशन होगी, यानी शुक्राणु बाहर आएंगे, तो ये शुक्राणु कहाँ रह जाएंगे? इस कंडोम के अंदर ही रह जाएंगे। मतलब देखो, कंडोम के अंदर ही शुक्राणु पड़े हैं, यानी कहीं से भी शुक्राणु किसके संपर्क में नहीं आए हैं? ना वेजाइना के संपर्क में आए हैं
और ना ही किसी और अंग के संपर्क में आए हैं। शुक्राणु किस में रह गए? कंडोम के अंदर ही रह गए। ठीक है, फिर बाद में पेनिस को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको जो कंडोम होता है इसको खोल के फेंक दिया जाता है, खोल के फेंक दिया जाता है। अब एक चीज सुनो, पहली चीज तो केवल इसका जो उपयोग है केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। क्यों भैया? क्योंकि इसको आप धो के वापस ऐसे नहीं पहन सकते हो, एक बार उपयोग किया फेंक दोगे, ठीक है ना, फेंक देना है इसको, तो बार बार उपयोग में नहीं ला सकते। दूसरी चीज, एक चीज सुन लो, मैंने आपको अभी भी टॉपिक बताया था यौन संचारित रोगों के बारे में। यौन संचारित का मतलब क्या है कि जब नर और मादा आपस में संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ रोग फैल सकते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, वो कैसे फैलेंगे? अगर मान लो कि लड़की के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, लड़के के अंदर भी, मान लो पहले से लड़की बीमार है और लड़का उसके संपर्क में आ जाए तो लड़के को भी हो सकती है बीमारी, जैसे एड्स का नाम आपने सुना होगा, या लड़के को बीमारी है एड्स, मान लो लड़के को है और वो लड़की के साथ इंटरकोर्स की क्रिया कर रहा है तो लड़की को हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक मेल है, मेल के शुक्राणु के अंदर, उसके स्पर्म के अंदर क्या है, एड्स के मान लो कोई रोगजनक है, तो वो रोगजनक अगर मान लो कि ये स्पर्म को बाहर निकालता है तो यहाँ पर वो रोगजनक भी, अगर मान लो इसने कंडोम का यूज़ नहीं किया है और वो शुक्राणु को बाहर निकालता है तो शुक्राणु के साथ में उसके रोगजनक भी आ सकते हैं। HIV वायरस मान लो आ गया और वो किसके अंदर चला जाएगा? फीमेल के अंदर चला जाएगा, तो फीमेल भी बीमार हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसका फायदा कितना है, ये है ना, ये जो कंडोम है, ये कंडोम क्या करेगा, इसको पूरी तरह से ढके रहता है, तो शुक्राणु या स्पर्म जो है या वीर्य जो है वो कहीं से भी फीमेल के संपर्क में ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडोम जो है ये किससे बचाता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोगों से बचाव भी करता है, यौन संचारित रोगों से बचाव भी करता है। ठीक है, और केवल एक बार ही आप इसका उपयोग कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, अगर हम देखें कंडोम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है निरोध। बुक में नाम दिया गया है निरोध का, है ना। किसी को पता नहीं हो भाई, केमिस्ट की दुकान पे जाओ पूछो कौन सा कंडोम, तो निरोध एक नाम दिया गया है, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया नर के कंडोम की जानकारी हो गई। ठीक है, ऐसे ही मादाएं भी कंडोम का यूज़ करती है। ठीक है, मादाएं भी कंडोम भी यूज़ करती है और भी कुछ बैरियर्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो मादा भी इनका यूज़ करती है। तो मादा जो है लड़कियों के अंदर भी, मैं अगर आपको बताऊं इसके जो बैरियर है कौन कौन से हैं, कंडोम, जो कि मादा कंडोम कह सकते हो, क्या लिख रही हूँ मैं, मादा कंडोम आप कह सकते हो। ये मादा कंडोम होता कैसा है, मैं संरचना बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। किधर बनाऊँ, ये बना लो या बना लो, चलो। ये मादा कंडोम होता कैसे, ऐसे एक तरफ से ऐसे खुला होता है यूँ, यानी अगर आप यहाँ पे, तो मैं इतना पूरा इसको दिखा नहीं पाऊँगी, बच्चों के पास, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो गूगल पे सर्च कर लेना फीमेल कंडोम, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो ये कैसा होता है, यूँ एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कंडोम होता है ना वैसा ही होता है ये। ठीक है, और उसका जो चौड़ा आगे वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, जो पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कवर करता है। मैं इसको मिटाता हूँ, आपको एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। वैसे तो कुछ खास है नहीं इसके अंदर, फिर भी कुछ मिटाने की जरूरत पड़ी तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, यहां से एक तो मुझे ये मिटाना है। तो फीमेल का कंडोम कैसा होता है, देखो ये ऐसे आगे से चौड़ा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, तो ये क्या करेगा, बाहर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पड़े हैं उनको कवर कर देगा, पूरी तरह से ऐसे कवर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आगे जाकर ये ऐसे बंद होता है, यूँ आगे से ऊपर से ऐसे बंद होता है, यूँ थोड़ा यूँ कटोरी जैसा ऐसे बंद होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर लगी होती है एक रिंग लगी होती है यहाँ पर ऐसे एक रिंग लगी होती है। ऐसा होता है फीमेल का कंडोम। तो फीमेल क्या करती है, इसे खुद ही, अच्छा एक चीज़ और,
ये जो कंडोम है, कंडोम के लिए कहीं बाहर जाके डॉक्टर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही लगाता है व्यक्ति, स्वयं पहन सकता है इसको। ठीक है, तो एक और आप ऐड कर सकते हो कि सेल्फ फिटेड होता है, मतलब स्वयं इसे उपयोग में ले सकता है, कंडोम का स्वयं इसे यूज़ में ले सकता है, खुद पहन सकता है। जैसे ये वाला अगर अपन बात करें न मादा कंडोम की, तो ये भी, इसको भी कहीं से और से लगवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी महिलाएं स्वयं पहन सकती है, खुद पहन सकती है। तो ये पहना कैसे जाएगा, देखो ये कैसे पहना जाएगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये इसको पूरी तरह से ऐसे कवर कर देगा, यूं। ये बताया ना मैंने, ये इस तरह से होता है, बंद होता है, ये बंद होता है, बंद होगा तभी तो यहाँ से, बाकी अगर बंद नहीं होगा तो शुक्राणु फिर चले नहीं जाएंगे ऊपर। तो यहाँ से ये बंद होता है और फिर यहाँ से आकर ये पूरे इस तरह से इसको कवर कर लेता है, बाहर के जेनिटेलिया को पूरी तरह से कवर कर देता है। और रिंग जो होती है ना, ये वाली रिंग, ये इसको यहाँ से, इसको ऐसे पकड़ लेती है, सर्विक्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे लग जाती है, ऐसे पकड़ लेती है ये। तो अगर मान लो मेल अपना स्पर्म यहाँ डालता भी है, मेल का ये पेनिस है, यहाँ पे स्पर्म डालता भी है, तो ये स्पर्म जो है वो यहीं कहीं रह जाएंगे, यहीं कहीं रह जाएंगे, मतलब कि इसके अंदर रह जाएंगे। अब देखो, ये स्पर्म कहीं से भी फीमेल की वेजाइना के संपर्क में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरा ढका हुआ है। हाँ, कुछ हद तक अगर मान लो कि जब ये बाहर निकालता है तो शायद एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर शायद थोड़ा बहुत गिर सके, तो शायद थोड़ा बहुत संपर्क में आ सके, और इससे शायद हो सकता है कि यौन संचालित रोग हो सके। बाकी ये कहीं से भी इस वेजाइना के संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इससे भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो सकती है, थोड़ी हल्की सी प्रोटेक्शन हो सकती है, कुछ प्रोटेक्शन। किससे? यौन संचालित रोगों से, ठीक है। इसे भी केवल एक ही बार यूज किया जा सकता है। इसे भी केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है। ये तो पहले एक बैरियर की बात होगी। बैरियर अब समझ में आ रहा है ना, बैरियर का मतलब क्या है, हम कोई अवरोध पैदा कर रहे हैं स्पर्म और अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए, ठीक है। दूसरा अपना आता है, दूसरे नंबर पे आता है डायफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। और देख लेते हैं तीसरे नंबर पर गर्भाशय ग्रीवा। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं मैं बता रही हूँ, गर्भाशय ग्रीवा। और एक नाम है अपना वॉल्स, वॉल्स, ठीक है। तो ये भी कुछ बैरियर्स हैं, ये लगभग एक समान ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। मैं बता देती हूँ कि कैसे होते हैं ये ना ऐसे कटोरी जैसे होते हैं, ऐसे कटोरी जैसे होते हैं। ये तो कुछ गुल्लक जैसे बन गया है, बट ये होते हैं ऐसे ही, कटोरी जैसे होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, ऐसे होते हैं ये कटोरी जैसे सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है ना। ये लगभग सभी सेम होते हैं, सिलिकॉन के बने कटोरी जैसे होते हैं। और इनको क्या किया जाता है, कैसे बनाऊं बच्चों, पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखो इनको कैसे पहना जाएगा। यहाँ पर ये कटोरी जैसा है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ये पूरा इसको कवर कर लेगा, इसको ढक लेगा मतलब, और ये ऐसे ऐसे पहना जाएगा इसको। मतलब सर्विक्स को फिट, सर्विक्स के अंदर फिट कर दिया जाता है इसको। सर्विक्स के जो है ना, उसका सर्विक्स का जो मुंह होता है ना, उसको बंद कर दिया जाता है और यहाँ से ये फिट कर दिया जाता है। अब मान लो यहाँ से अगर शुक्राणु आ भी जाए, यहाँ से ये स्पर्म को मान लो अंदर छोड़ा जाए, ठीक है, तो ये सर्विक्स से होते हुए कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, अंडाणु तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, ये भले ही आगे तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये किसके टच में आ रहे हैं, किसके संपर्क में आ रहे हैं, वेजाइना के संपर्क में तो आ रहे हैं ना, ठीक है। अगर ये वेजाइना के संपर्क में आ रहे हैं स्पर्म, और मान लो उस लड़के के अंदर कोई रोग है, एड्स वगैरह कुछ ऐसी बीमारियां हैं, या फिर मान लो लड़की के अंदर भी है, देखो पेनिस भी संपर्क में तो आ रहा है ना वेजाइना के,
ठीक है, मान लो लड़की के अंदर भी कोई रोग है, गोरेरिया वगैरह रोग है, तो फिर इसकी वजह से ट्रांसमिटेड डिजीज तो हो सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग तो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कोई भी, ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं करते हैं। ये तीनों ही यौन संचारित क्या बोल रही हूं मैं, यौन संचारित रोगों से कोई बचाव नहीं करते हैं। तो ये तीनों के क्या लिख रही हूं मैं, गुण लिख रही हूं, कोई प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनको आप बार बार में उपयोग ले सकते हो, कई बार उपयोग में ले सकते हो। इतना लंबा लंबा क्यों लिख रही हूँ मैं, ये भी तो लिख सकती हूँ, पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बट पता नहीं क्यों लिख रही हूँ मैं। अच्छा, और क्या है, यौन संचारित रोगों से बचाव नहीं हो सकता है, कई बार इसको उपयोग में ले सकते हो, खुद इसे लगा सकते हो, यानी स्वयं उपयोग में ले सकते हो, यानी कि किसी को और को बोलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग फिट करो। ठीक है, अच्छा एक और रह गया, इनको लगाने के लिए ये ऐसे ही नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, इनको लगाने के लिए एक क्रीम यूज में ली जाती है जिसे अपन कहते हैं शुक्राणुनाशक क्रीम। तो इनके लिए शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनको लगाने के लिए शुक्राणुनाशक क्रीम का उपयोग किया जाएगा, तभी ये लगेगा। बिना शुक्राणुनाशक क्रीम के इसको यूज नहीं कर सकते। मान लो शुक्राणु इधर उधर से चला गया किसी भी वजह से, तो फिर इनको फिट करने का मतलब क्या रहेगा, तो शुक्राणुनाशक यानी शुक्राणु को मारने वाला, ठीक है, तो उनका उपयोग के बिना इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये अपने क्या हो गए, कंप्लीट बैरियर, रोग तो डिजीज हो जाएगा, रोग बैरियर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना बैरियर का टॉपिक, कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है एक बार में तो समझ में आता नहीं है, इस वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाना, फिर आराम से समझना। ठीक है, और अगर ये क्लास स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा के फिर आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटा दूं? तो रासायनिक, सबसे पहला अपना क्या था, प्राकृतिक विधियां हो गई है, रोध बैरियर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो क्या है, रासायनिक विधियां। तीसरा टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बहुत सारे और भी विधियां थी, उसमें प्राकृतिक विधि हो गई है, रोध हो गया है। तीसरा अपना क्या बचा है, केमिकल मेथड, रासायनिक विधि, और लास्ट क्या है अपना, आप नोट्स तो बना रहे होंगे ना साथ साथ में, तो चौथा अपना क्या बच जाएगा, सर्जिकल मेथड या शल्य क्रिया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक विधियां। अच्छा, रासायनिक विधियों से नाम से पता चल रहा है, मतलब आपको कोई ना कोई रासायनिक चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई केमिकल शरीर के अंदर लेना पड़ेगा, तब जाके कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। ठीक है, कोई ना कोई दवाई, कुछ भी इंजेक्शन, दवाई कुछ भी लेने से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से केमिकल के रूप में शरीर में डालने से अगर प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, तो वो है, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक विधियां। अब ये रासायनिक विधियां कौन कौन सी होती है भैया, कितने टाइप की रासायनिक विधियां पढ़नी है, देखो हम विधियों के अंदर पढ़ते जा रहे हैं, अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं। रासायनिक विधियां, पहली जो इसके अंदर है, क्या कर सकते हो आप ऐसा कि कुछ बाहर से केमिकल लो, है ना। अच्छा, केमिकल लेने से आपके दिमाग में पहली तो चीज़ ये आएगी, टेबलेट्स, गोलियां, पिल्स। ठीक है, तो पहली तो चीज़ यही ले लो, गोलियां लेकर भी प्रेग्नेंट होने से बच सकते हैं, इनको हम कहते हैं पिल्स। ठीक है, तो पहली रासायनिक विधि तो यही होगी कि गोलियां लो और बच्चे पैदा करने से बचो।
पहली होगी। गोलियों के बाद में आप और क्या कर सकते हो, दूसरी विधि है हमारी अंतः गर्भाशयी युक्तियां। अच्छा एक बात तो मैंने शायद पहले अंतः गर्भाशयी युक्तियां, हाँ इसी में तो बताई थी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तो बताई थी। हाँ चलो ठीक है, मैंने सोचा मैंने किसी और में बता दी। अंतः गर्भाशयी युक्तियां, इसको हम कहते हैं IUD, इंट्रा यूटेराइन। चलो मैं लिख ही देती हूँ ना, वैसे मैंने पहले बता रखा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUDs का उपयोग कर सकते हो आप। और तीसरा है, क्या लिख रही हूँ मैं, अंतरोप। ये क्या होता है बाद में बात करेंगे, अंतरोप। और चौथा है इंजेक्शंस, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लांट्स, वो इम्प्लांटेशन वाला नहीं। और लास्ट है अपना इंजेक्शंस। ठीक है, तो ये जो रासायनिक विधियां हैं इसमें हमें 4 चीज़ों को पढ़ना है। पहला है गोलियां खाकर बचो, फिर अंतःगर्भाशय युक्तियों से बचो, या अंतरोप से बचो, या इंजेक्शन लगाकर बचो। तो है तो क्या है, ये केमिकल्स ही है, केमिकल्स शरीर में जाएंगे और इनसे बचा जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अभी अपन अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे गोलियां, यानी पिल्स। पिल्स क्या होती है, किस प्रकार से ली जाती है, क्या फ़ायदा है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। चलो, तो पहला जो अपना टॉपिक है इसका वो क्या है, गोलियां या पिल्स। गोलियां या पिल्स, ये गोलियां या पिल्स 3 टाइप की होती है। मतलब क्या करना है, गोलियों को हर रोज फीमेल खाती है, इसको लड़के नहीं खाते, ठीक है ना। फीमेल जो क्या करती है कि हर रोज पानी के साथ में एक टेबलेट लेती रहती है, ऐसा कुछ दिनों तक करती है, मैं बताऊंगी कितने दिनों तक करती है। और कुछ दिनों के बाद में मतलब कुछ दिनों तक इसका उपयोग करती है, हर रोज पानी के साथ इसको लेती है। इससे क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। ठीक है, तो ये पिल्स भी 3 टाइप की हमें लेनी है। टाइप पढ़ के परेशान हो गए होंगे ना, क्या इतने टाइप घुसते जा रहे हैं। 3 टाइप की पिल्स को लिया जाता है। एक है हमारा COC, पहले टाइप की आती है COC, मुझे इसका हिंदी में एक्चुअल में नाम नहीं पता है, कुछ ऐसा अजीब सा अटपटा सा नाम है, बट थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, POP, और लास्ट है सबसे फेमस वाली जो है वो है सहेली, फ्रेंड वो वाली फ्रेंड नहीं है, सहेली एक टेबलेट का नाम है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आता है COC, इसे हम कहते हैं कंबाइंड ओरल, किधर लिखो, इधर लिखो, कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। ठीक है, और सहेली का तो सहेली है ही। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, COC के अंदर एक जो महिला होती है वो क्या खाती है, एक तो वो खाती है एस्ट्रोजन, मतलब क्या केमिकल लिया जाता है, एस्ट्रोजन, और एक लिया जाता है प्रोजेस्टेरोन। एक तो लिया जाता है एस्ट्रोजन, एक लिया जाता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो POP है, POP के अंदर नाम से पता चल रहा है प्रोजेस्टेरोन, तो क्या लिया जाएगा इसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को खाया जाता है, खूब सारा प्रोजेस्टेरोन लिया जाता है केमिकल के रूप में। सहेली, सहेली का पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती हूँ, इसका जो निर्माण हुआ ना, ये जो डेवलप हुई है ना, वो अपने इंडिया के अंदर ही हुई है। इंडिया के अंदर कहाँ पे, लखनऊ के अंदर। ठीक है, और कौन सी, कहाँ हुई है, CDRI लखनऊ,
CDRI लखनऊ के अंदर सेंट्रल, नाम क्या लिखूँ इसका, पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक मिनट मुझे चेक करने दो, इंस्टीट्यूट मैंने सही नहीं लिखा क्या? सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। इसके अंदर क्या लिया जाता है बच्चों, इसके अंदर एक दवाई या एक केमिकल लिया जाता है जिसका नाम है सेंट क्रोमन, सेंट क्रोमन। और ये जो सेंट क्रोमन है ना, ये एंटी एस्ट्रोजन है। क्या है? एंटी एस्ट्रोजन। तुम लोग कहोगे ये क्या है, मतलब एस्ट्रोजन भी ले रहे हो, एंटी एस्ट्रोजन भी ले रहे हो, क्या सिस्टम क्या चल रहा है? मैं समझा दूंगी, सब समझा दूंगी। अच्छा, सहेली का पूछा जा सकता है कि सहेली का सहेली मतलब वो फ्रेंड वाली सहेली नहीं, टेबलेट जो है, पिल है जिसका नाम सहेली है। इसका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पर ये बनाई है? तो अपने इंडिया के अंदर ही ये बनी है। कौन सी इंस्टीट्यूट के अंदर? CDRI लखनऊ के अंदर, जिसका नाम क्या है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें क्या लिया जाता है? सेंट क्रोमन नाम का एक केमिकल लिया जाता है। और ये जो सेंट क्रोमन जो केमिकल है ना, वो क्या है? एंटी एस्ट्रोजन है, एंटी एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को रोकने वाला। अब ये सब चीज़ें बताऊंगी मैं, कैसे समझाऊंगी मैं कैसे क्या होता है। बट देखो, जैसे COC के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, POP के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन लिया जाता है, एंड CDRI के अंदर क्या बोल रही हूँ मैं, सहेली के अंदर क्या लिया जाता है? सेंट क्रोमन लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपने थर्ड लेसन पूरी तरह से पढ़ा हुआ है और उसमें आपने आर्तव चक्र के बारे में जानकारी ली थी। आर्तव चक्र मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था आपका, और उसमें हमने ये देखा था कि, मैं बना के दिखा देती हूँ क्या देखा था। आर्तव चक्र की हमने जानकारी ली थी। उस टाइम क्या हुआ था, जैसे मैं इसके नीचे बना लेती हूँ। होता क्या है, जैसे पहले 5 दिन, 1 से लगाकर 5 दिन क्या होता है? ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव। और ऋतुस्राव के अंदर वेजाइना से खूब सारी ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लड जो है, एंडोमेट्रियम टूटती है, ब्लड निकलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर अगला जो फेज़ आता है, उसके अंदर क्या होता है, जो फॉलिकल्स होती है वो ग्रोथ करती है। और फिर 14वें दिन है ना, 14वें दिन जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो फटती है और इससे एग रिलीज़ हो जाता है, एग बाहर निकल जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि, इसको मैं कुछ और कलर में बना देती हूँ, ये एग ऐसे बना देती हूँ, चलो। एग बाहर निकल जाता है और उसके बाद में जो बची खुची संरचना होती है जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, और वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है खूब सारा क्या निकालती है? प्रोजेस्ट्रॉन निकालती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन, मैं ऊपर लिख लूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो, ये क्या करती है? प्रोजेस्ट्रॉन निकालती है, ठीक है। अब समझना ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ, ये फॉलिकल्स ग्रोथ कर रही है तो ये क्या निकालेगी? एस्ट्रोजन निकालेगी, ये और एस्ट्रोजन निकालेगी, ये और भी एस्ट्रोजन निकालेगी, खूब सारा एस्ट्रोजन निकालेगी। ऐसे जैसे जैसे बड़ी होती है एस्ट्रोजन निकालती है। फिर उसके बाद में प्रोजेस्ट्रॉन निकालना शुरू कर देती है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, ऐसा हमने पढ़ा था। और आपने ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि यहाँ से 2 हार्मोन LH एंड FSH जो है वो बढ़ते हैं, पहले कम होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, फिर उनकी मात्रा बढ़ती है। फिर ये एस्ट्रोजन जाता है किसके पास में? इन दोनों के पास में, और ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है, कहता है कि तुम स्टॉप हो जाओ, अब स्टॉप हो जाओ। और उसके बाद में इनका स्तर घट जाता है और फिर अचानक से इसका स्तर LH का और FSH का बढ़ता है, जिसकी वजह से ही फॉलिकल्स यहाँ से फटती है और अंडाणु मुक्त होता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये चीज़ें ना मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं फटाफट से रिवाइज करवा रही हूँ। अगर कोई नया बच्चा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पहले वाली क्लास से जाकर देखो, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। अब देखो हो क्या रहा है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप जो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये जो खा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है भैया? लड़के को क्या फ़ायदा है? वो प्रेग्नेंट होने से कैसे बचेगी?
वो ऐसे बचेगी कि जब मान लो कि एस्ट्रोजन आप कोई भी चीज़ कोई भी खा रहे हो। अच्छा, ये चीज़ आपको देखने से क्या समझ में आई कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से रिलीज होते हैं। एक समय होता है, उनका फिक्स समय होता है कि तभी वो रिलीज होंगे, हर कभी रिलीज थोड़ी करवा सकते हैं। एक निश्चित समय के अंदर ही उनको बाहर निकालना है ताकि वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाए। अगर आप कभी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाल दोगे तो उसकी क्रियाविधि जो है वो उलट पुलट हो जाएगी, जो सही क्रियाविधि चल रही है वो चल नहीं पाएगी। तो इसका फायदा हम उठाएंगे कैसे? अगर हम मान लो यहाँ पर जैसे अपन पीओपी की सीओसी की बात करें, अगर मान लो यहाँ से खूब सारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मान लो कि फीमेल खाए। अच्छा, ये खाती कब है? पहले तो ये देखो कब खाती है, ये 21 दिनों तक खाती है। ये दिख रहा है क्या आपको? मुझे एक बार चेक करने दो तो। हाँ दिख रहा है। ये क्या करती है फीमेल, क्या करती है, इसको 21 दिनों तक ये खाती है, शुरू से लेकर 21 दिनों तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर 21 दिन तक हर रोज एक पिल खाई जाती है फीमेल के द्वारा। 21 दिन तक ये खाएगी। अब खा रही तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ले रही है। अब देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन शुरू से खा रही है ना ये, तो शुरू से अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन खा रही है और ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको पता है LH एंड FSH की मात्रा को कम करवाते हैं। ये हमेशा जब इनकी मात्रा बढ़ेगी तो इनकी मात्रा को कम होना ही पड़ेगा। ये आपको मैंने नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताया था, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बताया था। तो देखो जब इनकी मात्रा कम होनी चाहिए थी उसी टाइम आप ये खाने लग गए, फीमेल खाने लग गई, और जब इनकी मात्रा बढ़ने वाली थी तो ये शुरू से ही इसकी मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे ना। एस्ट्रोजन किसके पास जाएगा? LH एंड FSH के पास जाएगा और उसकी मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एस्ट्रोजन जैसे ही इसकी मात्रा को कम करेगा तो ये जो है बेचारे पहले से ही कम हो जाएंगे। शुरुआत से इनकी जो ऐसे जो ऊपर जाना चाहिए था वो ऐसे ऐसे चला जाएगा ग्राफ इनका, मतलब शुरू से ही कम हो गए। अगर ये शुरू से ही कम हो गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन शुरू से खा रहे हो, क्योंकि देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाद में ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपने पहले ही खाना शुरू कर दिया, अगर फीमेल ने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पहले से ही ज़्यादा हो गई फीमेल की बॉडी में, तो ये LH एंड FSH को बढ़ने नहीं देगी। और अगर LH एंड FSH नहीं बढ़ा तो वो कम हो जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि वो कम हो रहा है, और अगर वो कम होगा तो क्या ये जो फॉलिकल्स है वो वृद्धि करेगी क्या? जो ये फॉलिकल्स हैं यानी कि ये पुट्टिकाएं हैं वो क्या वृद्धि करेगी क्या? अगर ये वृद्धि नहीं करेगी तो ये अंडाणु कैसे बनेगा? ये वृद्धि नहीं करेगी तो अंडाणु कैसे बनेगा? और अंडाणु नहीं बनेगा तो अगर इंटरकोर्स की क्रिया हुई और शुक्राणु आ भी गया तो क्या फायदा? अंडाणु तो है ही नहीं, तो अंडाणु से तो मिलेगा ही नहीं, तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे ही नहीं। समझ में आई बात? तो एस्ट्रोजन का काम क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पहली चीज़ तो ये क्या कर देंगे, इसके लेवल को कम कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तो इसका मतलब मैं अगर एस्ट्रोजन का काम लिखूं, एस्ट्रोजन का काम लिखूं मैं, तो ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है, इसको रोक देता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा? देखो प्रोजेस्टेरोन, आप पहले से इसको खूब सारा प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो, तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? जैसे मान लो कि ये गर्भाशय है, गर्भाशय की ये सर्विस, मुझे पता है मैं बहुत छोटा कर लिख रही हूँ बट मेरे पास कोई जगह नहीं बची है, तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यहाँ पर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्विक्स के बीच में जो यहाँ पर म्यूकस पड़ा रहता है, इस म्यूकस को खूब सारा बढ़ा देगा ये। और म्यूकस अगर बढ़ा दिया तो यहाँ से जो शुक्राणु आएंगे ना, वो सर्विक्स से होकर कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएंगे, ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब ये इसने प्रोजेस्टेरोन ने क्या काम किया, एक तो सर्विक्स के म्यूकस की वृद्धि कर दी, म्यूकस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से शुक्राणु वहां तक, अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा काम क्या किया है इसने, यानी ग्रीवा, आप सर्विक्स की जगह पर ग्रीवा भी लिख सकते हो। दूसरा काम क्या किया इसने, ये जो है प्रोजेस्टेरोन, इसके अंदर आपको पता है एंडोमेट्रियम होती है ना, यहाँ पर एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है। एक मिनट में पानी पी लो थोड़ा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम होती है और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसकी एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। तो
ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, एंडोमेट्रियम या यूँ कह सकते हैं गर्भाशय की जो भित्ति है उसको क्या कर देगा, पतला कर देगा। पतला कर देगा। दो काम है इसके। एस्ट्रोजन का समझ में आया? एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, अंडोत्सर्ग को रोक देगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एक तो यहाँ पर म्यूकस खूब सारा बना देगा, बढ़ा देगा ताकि ये बंद हो जाए और शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई महिला पिल्स खाती है ना तो या तो उसके अंदर ये क्या बोलते हैं इसको, ऋतुस्राव होगा नहीं, और होगा तो बहुत ही कम ब्लीडिंग आएगी क्योंकि यहाँ से ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये क्या काम करेगा, गर्भाशय की दीवार को पतला कर देगा, इस दीवार को ये पतला कर देगा। तो ये जब अगर दीवार ही पतली हो गई, दीवार ही नहीं बन रही है, तो अगर फेलोपियन नलिका में मान लो कि शुक्राणु चला भी गया और युग्मनज बन भी गया तो आएगा किसमें, इम्बेड किसमें होगा, इम्बेडेड किसमें होगा, ये अंतरोपित किसमें होगा, नहीं हो सकता ना, तो अंतरोपण होगा ही नहीं। तो यहाँ पर समझ में आया, ये दोनों ही ये काम करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसके बाद में जब 21 दिन टेबलेट ली जाती है, मतलब 5 दिनों से शुरू करनी होती है, 21 दिन ली जाती है, उसके बाद में 7 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। खाली 21 दिन तक, फिर 7 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी, और 7 दिन तक जैसे ही बंद होगी तो वापस क्या हो जाएगी, उसके अंदर फीमेल के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का काम। अब हम देखते हैं सहेली के अंदर सेंटक्रोमन, एंटी एस्ट्रोजन। एंटी एस्ट्रोजन काम क्या करेगा, देखो भैया, एंटी एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, ये एस्ट्रोजन है, यहाँ पर एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता है। एंटी एस्ट्रोजन यानी कि सेंटक्रोमन, सेंटक्रोमन आएगा और वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन को रोक देगा, एस्ट्रोजन को बोलेगा कि रुक जा, स्टॉप हो जा, मतलब एस्ट्रोजन की मात्रा को ही नहीं बढ़ने देगा। और एस्ट्रोजन काम क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, सोचो सोचो सोचो, एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को पुनः बनाने का काम करता है। तो एंडोमेट्रियम बनेगी ही नहीं तो जो युग्मनज से जो ब्लास्टुला वगैरह बनते हैं ना, मोरुला ब्लास्टुला, वो ब्लास्टुला आकर रोपित किसमें होगा, देखो सेंटक्रोमन यानी कौन है वो, एंटी एस्ट्रोजन है। तो इसने एस्ट्रोजन की मात्रा को शरीर में कम कर दिया। अगर शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई तो एंडोमेट्रियम को कौन बनाएगा, और अगर एंडोमेट्रियम नहीं बनी तो फिर जो वो जो बनी थी भ्रूण जो है वो अंतरोपित किसमें होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो अंतरोपित हो गई नहीं तो बच्चा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करती है पिल्स। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई समस्या परेशानी दिक्कत तो नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसी के अंदर आप कमेंट कर देना, और उसका जो भी आंसर होगा मैं अगली ही क्लास में नेक्स्ट मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी ये क्लास हो जाए ताकि ये लेसन खत्म हो जाए, है ना। फिर लंबा खींचने से तो क्या है कि प्रॉब्लम आती है, बच्चों को समस्या आती है, परेशानी की। वैसे तो क्या समस्या आएगी, क्लासें तो यूट्यूब पे पढ़ी है, आप वापस रिवाइज करते रहना, है ना, कोई समस्या आएगी नहीं, आने भी नहीं दूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास हो पाए, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये कमेंट कर देना ताकि मैं अगली ही क्लास के अंदर इसका आंसर कर दूँ, है ना। एक तो देखो, एक तो मैं कमेंट में आंसर करूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम तो कमेंट में हमारे को आंसर नहीं करते। अगर एक तो मैं कमेंट में आंसर करूँ आपको तो इतना समझ में आएगा नहीं, और एक अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ पूरा वापस उसको, अगर बच्चे को कोई समस्या है और मैं उसको वापस अगर समझाती हूँ तो बोर्ड पर ज़्यादा समझ में आएगा ना, ठीक है। तो आप एक काम करना, कमेंट कर देना, तो मैं उसको अगली ही क्लास के अंदर मैं समझा दूंगी। बाकी ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं आपको। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना तो मुझे भी लगता है कि मुझे अब क्लास लेनी है, फटाफट से क्लास लेनी है, बच्चों को पढ़ने का मन कर रहा है और बच्चों को अच्छी क्लासें लग रही है ना। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करो ताकि हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं, इतनी फ़ीस जमा नहीं करवा सकते हैं, परेशानी आ रही है उनको, और यूट्यूब पे भी हिंदी मीडियम की जो क्लासें हैं वो बहुत ही कम मिलती है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप उनको क्लासेस शेयर करोगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं पढ़ सकता, मैं ही पढ़ूंगा, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर क्लास का टाइमिंग पता नहीं होता है, कब क्लास आके चली जाती है, फिर वो कहते हैं मैम क्लास कब आई, कितनी बजे आएगी। आप तो सब्सक्राइब कर लो, जब भी क्लास आएगी, जब भी कभी भी आओ क्लास तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप नेट ऑन करोगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी, हाँ ये अडानिया एजुकेशन की क्लासें आ चुकी है, बायो हो, केमिस्ट्री, कोई भी क्लास
आ चुकी है, तो आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे आपकी वो क्लास चल जाएगी। भले ही 6:30 बजे हमारी रोज़ क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ा ही रहता है। तो अगर मान लो 6:30 बजे आप ज्वाइन नहीं भी कर पाए हो तो उसके बाद में भी आप इस क्लास को देख सकते हो, और उसके बाद में भी आप कमेंट कर सकते हो कि भाई हाँ ये परेशानी आई है। और अगर ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं सर से। और बाकी ये जो नोट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल है, वैसे तीसरे लेसन तक तो है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी ये नोट्स तो आपको साथ में भी साथ के साथ मैं बनवाते जा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स तो बनवाते जा रही हूँ, ठीक है ना। फिर इनको आप एक बार बुक से देख लेना, और बुक से भी अपने नोट्स आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास मैं जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन तब लूँगी जब आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे, आपके लाइक कमेंट है ना, सब्सक्राइब वगैरह कुछ अच्छे आएंगे तो एनर्जी मिलेगी, मैं फटाफट से क्लास ले लूँगी, ठीक है। ऐसा ही कोई लोग वोग नहीं दे रही हूँ मैं, बट है ना, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए ना चैनल से। आपका ही चैनल है, आप जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, ठीक है। थैंक यू।